हेलो दोस्तों, बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, टॉनिक बुक आप देख रहे हैं, इसका थ्योरी सीरीज चल रहा है। दोस्तों, हिस्ट्री वाला पार्ट हमने फिनिश कर लिया है। डेली दोस्तों एक हिस्ट्री हो चुका है। आज हम करने वाले हैं ज्योग्राफी, इसके बाद पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस। ठीक है, पहला पार्ट हम दोस्तों 2 दिन में ख़त्म कर देंगे। फिर अगला कक्षा 10 का जो चैप्टर्स दिया है दोस्तों यूनिट सेकंड में, उसको भी जल्दी से फिनिश करेंगे। दोस्तों, एग्ज़ाम से पहले सब फिनिश हो जाएगा। 5 तारीख तक सब हो जाएगा, 5 जुलाई तक। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आज हम शुरू कर रहे हैं ज्योग्राफी वाला पार्ट। देखिए, ये कक्षा 9 का सिलेबस है दोस्तों, SCERT बुक का। यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया गया है। देखिए, स्थिति और विस्तार, पूरा भूगोल आपको मिल जाएगा। भौतिक स्वरूप, संरचना और उच्चावच, अपवाह और स्वरूप यानी नदियों का है। जलवायु, प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य प्राणी, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। जनसंख्या, पड़ोसी देश, मानचित्र अध्ययन, क्षेत्रीय अध्ययन। आगे देखिए, आपदा से भी क्वेश्चन बनते हैं। मानवीय गलतियों के कारण नाभिकीय, जैविक और रासायनिक, सामुदायिक आधारित आपदा प्रबंधन। यानी यहाँ पे मोटा मोटा दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 12 चैप्टर्स है। 12 चैप्टर दिया है, सब एक साथ हम दोस्तों आज कर लेंगे थ्योरी कंप्लीट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें। चैप्टर 2 भूगोल, भारत, भूमि और लोग। देखिए, विस्तार दिया है और स्थिति। ठीक है, स्थिति विस्तार आपको दिया है। मेन पॉइंट पढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ देखिए, वैशाली बिहार का पहला गणराज्य है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और भारत का नाम एक महासागर, हिंद महासागर को दिया गया है, जो दक्षिण एशिया में भारत की विशेष स्थिति को दर्शाता है। देखिए, और सबसे देखिए, विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक भारत में विकसित हुई है सिंधु घाटी सभ्यता, संस्कृतियों में से एक है। ठीक है, प्राचीनतम। भौगोलिक स्थिति आपको पता ही है दोस्तों, 8 डिग्री 4 अंश। देखिए, उत्तरी अक्षांश यहाँ पे एक क्लियर कर लीजिएगा। और भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इंपॉर्टेंट। ओके, कर्क रेखा देखिए, कर्क रेखा देखिए 23.5 अंश कह सकते हैं दोस्तों आप। भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है और देश को 2 भागों में बांटती है, कर्क रेखा। ओके, भारत का आकार, भारत का कुल क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का देखिए, विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल में भारत का योगदान है 2.4। जितना दोस्तों भूभाग है, 2.4 हिस्सा भारत का है। भारत की स्थल एवं तटीय सीमा, देखिए तटीय सीमा की लंबाई है, स्थल सीमा सबसे पहले हो जाएगा देखिए 15,200 किलोमीटर, और तटीय सीमा है भारत की 6100 किलोमीटर। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ओके, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पे डिस्कशन हो रहा है दोस्तों। भारतीय द्वीपों सहित कुल तटीय सीमा, देखिए अगर तट भी ले ले और स्थल सीमा दोनों ले लें दोस्तों, तो कितना हो जाएगा। देखिए, कुल तट रेखा, यहाँ पे कुल तट रेखा सिर्फ 7516 है। भारत का भौगोलिक आकार मोटे तौर पर त्रिभुजाकार है। ठीक है, ऐसे देखिए, ठीक है, गड़बड़ हो गया, चलिए, त्रिभुजा आकार है। और देखिए, दक्षिण की ओर पतला होता है, नीचे देखे होंगे मैप। भारत में मुख्य रूप से अंतिम छोर केप का रूप लेता है। इसे कुमारी या अंतरीप या कन्याकुमारी कहा जाता है। भारत की प्रायद्वीपी, देखिए प्रायद्वीपी यानी समुद्र से या पानी से 3 ओर से घिरा हुआ क्षेत्र। पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर। सॉरी, प्रायद्वीपीय आकार के कारण भारत की समुद्री सीमा तटीय रेखा बहुत लंबी और विस्तृत है। भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार, ठीक है, ये तो पता ही होगा। अक्षांशों के बीच की दूरी पृथ्वी पर लगभग समान रहती है। स्थानीय समय में अंतर, देखिए दोस्तों, GST IST वाली कहानी यहाँ पे। स्थानीय, भारत का एक छोर अरुणाचल प्रदेश, अगर हम यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, यहाँ गुजरात है, इसमें अंतर 2 घंटे का है दोस्तों। देखिए, अरुणाचल में सूर्योदय होता है, जबकि कच्छ में 2 घंटे बाद, यानी गुजरात के कच्छ में 2 घंटे बाद। यह अंतर देशांतर विस्तार के कारण होता है, जो 30 अंश है। आगे देखिए,
पृथ्वी 24 घंटे 360 देशांतर घूम जाती है। एक अंश देशांतर पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। सौराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश के बीच 30 देशांतर का अंतर है, अतः 30 गुणे गुणे 4 यानी कि 120 मिनट यानी 2 घंटा। मानक देशांतर रेखा देखिए 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर या इलाहाबाद नैनी से होकर गुजरती है, मानक समय रेखा। ठीक है, आगे आइए। कर्क रेखा देखिए 23.5 अंश नॉर्थ उत्तरी ध्रुव, ठीक है, ऊपर की ओर। जैसे ये ग्लोब है, ये ऊपर वाला ग्लोब को जो ये भूमध्य रेखा है, तो ये 23.5 अंश दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, 23.5 अंश ये कर्क रेखा हो जाएगा, बीचों बीच होकर गुजरती है। अगला, यह भारत के 2 लगभग बराबर भागों को विभाजित करती है। लगभग यह रेखा भारत के झारखंड की राजधानी रांची से तथा बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों से भी गुजरती है। ओके, आगे देखिए इंपॉर्टेंट। भारत मानक समय ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से 5 घंटा आगे है। भारत मानक समय के कारण ही भारत में घड़ियां सभी जगह एक समय बताती हैं, जबकि पूर्वी राज्यों में सूर्योदय कच्छ की तुलना में लगभग 2 घंटे पहले होता है। आगे देखिए, यहाँ इंपॉर्टेंट है छांसी विस्तार का प्रभाव। भारत का उत्तरी किनारा देखिए, जम्मू कश्मीर उत्तर में है, इनके पास 1336 अंश, ठीक है, नॉर्थ अक्षांश गुजरती है। जम्मू कश्मीर विषुवत रेखा से काफ़ी दूर स्थित है, इस कारण यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती, जिससे सूर्य का ताप कम होता है, जाड़ों में तीव्र ठंडी पड़ती है। देखिए, भारत का दक्षिणी भाग केरल तमिलनाडु विषुवत रेखा के निकट है, वहाँ सूर्य किरणें सीधी पड़ती, जिससे अधिक गर्मी महसूस होती है, जाड़ा हल्का होता है। ठीक है, ये भी कारण आप क्लियर कर लीजिए। दिन और रात की अवधि की भिन्नता, अक्षांशीय विस्तार का एक और प्रभाव दिन और रात की लंबाई पर पड़ता है। ठीक है, चलो आगे वाला कंटेंट देखिए दोस्तों, फास्ट कर रहे हैं, बहुत कुछ पढ़ना है, रिवीजन ज़बरदस्त है। देखिए, केरल लगभग 45 मिनट, सबसे छोटे और बड़े दिन का अंतर 45 मिनट, और लेह लद्दाख 5 घंटे। किससे? जितना उत्तर की ओर जाएंगे दिन रात की अवधि में अधिक मिलेगा। भारत और विश्व, भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति और समुद्र संपर्क। देखिए, प्रायद्वीपीय आकृति के कारण भारत हिंद महासागर के शीर्ष सेंटर का स्टेज है। पश्चिमी तरफ देखिए, यूरोपीय देश, दक्षिण पश्चिम एशिया और अफ्रीका से संपर्क सहायक है। दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया संपर्क में सहायक है। पूर्वी हिंद महासागर का भारत का प्रभुत्व, एशिया के किसी भी अन्य देश की ऐसी रणनीतिक स्थिति नहीं है, इसी कारण इस महासागर का नाम हिंद महासागर पड़ा। स्थलीय संपर्क हिमालयी दर्रों के माध्यम से, भारत का संपर्क केवल समुद्री मार्गों से नहीं था, बल्कि उत्तर में स्थित हिमालय की पर्वत की दर्रा पाशों के माध्यम से इन दर्रों से होकर भारत का संपर्क रहा है। पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया से। देखिए, भारत की संस्कृति और वैचारिक प्रसार, पंचतंत्र की कहानियाँ भारत से विश्व को मिला। देखिए क्या क्या मिला, पंचतंत्र के उपनिषदों के विचार, बौद्ध धर्म, भारत और अंक प्रणाली में दशमलव प्रणाली, व्यापारिक निर्यात से प्रमुख मसाले, मलमल, देखिए हस्त निर्मित वस्तुएं, ये जो है दोस्तों भारत का सांस्कृतिक और वैचारिक प्रसार हुआ है ये सब चीज़ों का। अगला, भारत ने जितना दिया उतना ही ग्रहण किया। यूनानी स्थापत्य कला, पश्चिमी एशियाई वास्तुकला के मीनारों गुंबदों का प्रभाव आज भी कई इमारतों में देखा जा सकता है। भारत के पड़ोसी देश, देखिए सार्क वाला जो संगठन है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल को ऑपरेशन का सदस्य है। ठीक है, सार्क का सदस्य भारत भी है। आगे देखिए सार्क, देखिए भारत की भूमि सीमा कुल 7 देशों से मिलती है, 7 देशों से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। देखिए दोस्तों, द्वीपीय पड़ोसी देश श्रीलंका द्वीपीय यानी समुद्र से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। ठीक है, याद रखिए, क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। धनुकोटी से केवल 24 किलोमीटर दूर है। एडम्स ब्रिज रेखी द्वीपों की, मालदीव से दोस्तों हिंद महासागर में स्थित है। भारत से समुद्री संपर्क द्वारा जुड़ी हुआ है। समुद्री संपर्क से मालदीव भारत से जुड़ा है। देखिए, भारत की सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सीमाएं, उत्तर और उत्तर पूर्व की सीमाएं अधिकांशतः हिमालय पर्वतमाला से निर्धारित होती हैं। जम्मू कश्मीर भारत, अफगानिस्तान, चीन की सीमाओं के पास है। ठीक है, देखिए, और तिब्बत का पठार अब चीन, जो कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के लिए प्रसिद्ध है, भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, हम देखेंगे यहाँ भारत नेपाल संबंध, भारत भूटान संबंध, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अगला चैप्टर है भौतिक स्वरूप, संरचना और उच्चावच। भारत का आकार विशाल है, जिससे इसके भौतिक स्वरूप में
विविधता पाई जाती है। देखिए यहाँ पे स्थल आकृतियाँ, पर्वत, पठार, मैदान विकसित हुई है। ठीक है, ठीक है, ये भौतिक स्वरूप है। क्या क्या चीज़ें हैं आगे, ठीक है, देखिए यहाँ पे आगे, अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में भारत, चीन, म्यांमार की सीमाएं एक बिंदु पर आकर मिलती हैं। ठीक है, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ देखिए, यहाँ से शुरू करिए। पूर्वोत्तर भारत में स्थित म्यांमार वर्मा को भारत से अलग करती है। ये पहाड़ियाँ दक्षिण में जाकर म्यांमार के सागवान गोमा पर्वत से मिलती हैं। आगे ये पहाड़ियाँ बंगाल की खाड़ी से मिलकर फिर से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में प्रकट होती हैं। भू आकृतिक विशेषता देखिए, यह क्षेत्र जटिल, उबड़ खाबड़, पर्वतीय है, परिवहन आवागमन की दृष्टि से काफ़ी कठिन रहा है। आगे देखिए, भारत के प्रमुख पर्वतीय मार्ग, इंडो तिब्बत महामार्ग देखिए, सिपकी दर्रा देखिए, सिपकीला दर्रा जो है होकर गुजरता है हिमाचल प्रदेश से तिब्बत की ओर। कश्मीर लेह मार्ग उच्च पर्वतीय श्रेणियों से होकर गुजरता है जम्मू कश्मीर लद्दाख की ओर। सिक्किम का दर्रा दोस्तों पूर्व उत्तर में स्थित है, सिक्किम तिब्बत चीन सीमा की ओर है। अन्य पड़ोसी देश देखिए, बांग्लादेश पश्चिम बंगाल के पूरब में है भारत के साथ, इसका स्थलीय और सांस्कृतिक संबंध है। पाकिस्तान पश्चिम में स्थित है, पाकिस्तानी सीमा रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। पूरा कंटेंट इंपॉर्टेंट है। भारत की स्थल आकृतियाँ पूरे देश में एक समान नहीं हैं। भारत के पर्वतीय भाग कहीं बर्फ से ढके हैं तो कहीं वनाच्छिद हैं। नदियाँ पठारों क्षेत्रों में काट छाट कर उबड़ खाबड़ बना देती हैं और मैदानों के समतल स्वरूपों को नदियों और खड़ी कगार प्रभावित करती हैं। देखो आगे, भारत की भौतिक स्वरूप बनने में करोड़ों वर्ष लगे हैं। भौगोलिक बनावट में आंतरिक भूगर्भीय और बाह्य शक्तियाँ जैसे अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण, इसके द्वारा जो है दोस्तों भौतिक स्वरूप बदला है। बनावट उसका उबड़ खाबड़, समतल, ऊंचा पठार, पर्वत, ये सब स्थिति हुई है। ठीक है, भूगर्भ शास्त्रियों ने भारत के भौतिक स्वरूप को समझने के लिए विभिन्न सिद्धांत दिए। देखिए वर्तमान में सबसे मान्य है प्लेट विवर्तनी सिद्धांत। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके अनुसार पृथ्वी की सतह टेक्टोनिक प्लेटों में बटी है, टेक्टोनिक प्लेटों में बटी है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार और स्वतंत्र पठार का हिस्सा है। चलिए, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बन पाता है, आगे आइए। भारत का प्रायद्वीपीय पठार और प्लेट विवर्तनी देखिए, प्रायद्वीपीय पठार यह भूपर्पटी का सबसे पुराना भाग है। पृथ्वी के प्रथम ठोस धरातल का प्रतिनिधित्व करता है। यह भूखंड कभी समुद्र में नहीं डूबा। भारत का सबसे प्राचीन कन्नौज स्थित यह मूल पट्ट है। देखिए, प्लेट विवर्तकी की गतियाँ पृथ्वी की सतह कई टेक्टोनिक प्लेटों में विभाजित है। इन प्लेटों की गति दबाव तनाव से उत्पन्न होता है। प्लेटों की गतियाँ देखिए, परिणाम वलन से होता है, या चट्टानें दबाव मोड़ती है। भ्रसीकरण यानी फ्लोटिंग होती है दोस्तों, फ्लोटिंग होती है, फॉल्टिंग जब चट्टानें टूटती, ज्वालामुखी क्रियाएं जब भीतर ऊष्मा बाहर निकलती है। दोस्तों पूरा पढ़ाएंगे, पूरा पढ़ लीजिए। देखिए प्लेट गति प्रकार, देखिए प्लेट की 3 गति प्रकार है, विनाशी प्लेट सीमांत, निर्णायक प्लेट सीमांत और संरक्षी प्लेट सिद्धांत सीमांत। ठीक है, आगे देखिए प्लेट गति प्रभाव ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ देखिए भारत पर्वत, देखिए हिमालय पर्वत का निर्माण टेथिस सागर की अवसादी चट्टानों में वलन से हिमालय और पश्चिमी एशिया का पर्वत श्रृंखला बनी। हिमालय के दक्षिण में मुड़ने और अवसादों के निक्षेप से विशेल बेसिन बनी है। नदियां द्वारा इस द्रोणी में अवसाद भरने से उत्तरी मैदान बना। तटीय क्षेत्र और द्वीप समूह, नदियों के निक्षेप और समुद्र की लहरों से तटीय मैदान बना। अंडमान निकोबार द्वीप निर्मित पर्वत श्रृंखला के अवशेष हैं। लक्षद्वीप प्रवाल भित्तियां द्वारा बनी हैं। भारत की स्थला आकृति संरचना देखिए, पर्वतीय क्षेत्र दोस्तों 11%, पठारी क्षेत्र कुल हो जाएगा 28%, पहाड़ी क्षेत्र 18%, मैदानी भाग आपका 43% भूभाग है। ऊंचाई और स्थल आकृति, पठारी और पहाड़ी ऊंचाई औसत 300 से 900 मीटर। ठीक है, जितना क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों उसी को कवर कर रहे हैं हम लोग। मैदानी और तटीय ऊंचाई कितना, 160 मीटर से कम। अब देखिए पर्वतीय या उत्तर की पर्वतीय ऊंचाई 1200 से 6000 मीटर तक ऊंचाई है। ठीक है, आगे आइए। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ पटकोई, ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, लुसाई, मिजोरम पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है। प्रमुख हिमनद देखिए ग्लेशियर,
हिमालय क्षेत्र में कई छोटी बड़ी हिमनियाँ मिलती हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, सियाचिन, बाल्टेरा, बीकाको और बतूरा यहाँ भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्रसिद्ध दर्रे देखिए जम्मू कश्मीर में दोस्तों इम्पोर्टेंट है जोजिला बुर्जिल दर्रा, हिमाचल में बड़ा लाजला और सिपकिला, उत्तराखंड उत्तरांचल में थागला और सिक्किम में नाथुला और जलेपला। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आ सकता है क्वेश्चन। उत्तर भारत का विशाल मैदान देखिए निर्माण से गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र नदियों की तलछट से बना है समतल भूभाग, औसत गहराई है 460 मीटर। ठीक है, ये क्लियर है। यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पे गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र ये भी दिया हुआ है। अरावली के पश्चिम में झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज और गंगा नदी तंत्र में अरावली, पूर्व में गंगा, गंडक, घाघरा, गोमती, सरयू, कोसी, महानंदा, सोन। दक्षिण भारत की पठारी क्षेत्र देखिए, पठारी क्षेत्र दक्षिण भारत में है। आगे देखिए, औसत ऊंचाई 500 से 750। नर्मदा नदी पठार को दो भागों में विभाजित करती है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है, दोनों नदियां भ्रंश घाटी से होकर गुजरती हैं। कछारी मैदान नर्मदा और ताप्ती नदियों में निर्मित संकीर्ण मैदान। प्रमुख पर्वत और घाटियां, विंध्याचल पर्वत पठारी क्षेत्र की सबसे ऊंची सीमा है। पश्चिमी घाट सह्याद्री पर्वत के नाम से प्रसिद्ध है। 3 प्रमुख दर्रे हैं, थाला घाट, भोर घाट, पाल घाट, इसको याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए पूर्वी घाट अत्यधिक कटी छटी पहाड़ियाँ नदियाँ बनाती है। देखिए उड़ीसा महेंद्रगिरी, आंध्र प्रदेश नलामलाई, पालकोड़ा, वेलिकुंडा और तमिलनाडु अन्नामलाई, पंचमलाई, शिवराय, पलनी और बेलगिरी। तटीय मैदान देखिए, पश्चिमी तटीय मैदान संकीर्ण और कटाछटा है। ठीक है, इससे मतलब नहीं है। कच्छ का रण और थार मरुस्थल देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है। कच्छ का रण समुद्री निक्षेप से उत्थान अपलिफ्टमेंट से बना मैदान है। थार मरुस्थल उत्तर पश्चिम भारत का शुष्क क्षेत्र राजस्थान में स्थित है। रेत के टीले हवाओं की दिशा के अनुसार बनते हैं। ठीक है, टीलों की संख्या 120 से 150 मीटर होती है। भौतिक विभाग फिजिकल डिवीजन देखिए, हिमालय पर्वत श्रेणी है। भारत का निम्नलिखित 6 भौतिक विभागों में बांटा गया है। पर्वत श्रेणी, उत्तर का विशाल मैदान, दक्षिण का पठार, तटीय मैदान, मरुस्थल, द्वीप समूह, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है हिमालयी भूगर्भीय रूप से नवीन वलित मोरदार पर्वत है हिमालय। ठीक है, यह सिंधु से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच 2500 किलोमीटर लंबाई तक फैला है। क्षेत्रफल दोस्तों 5 लाख वर्ग किलोमीटर और दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत। चौड़ाई कश्मीर में 500 किलोमीटर, अरुणाचल से 160 किलोमीटर। माउंट एवरेस्ट नेपाल, गॉडविन ऑस्टिन भारत, कंचनजंगा भारत, मकालू नेपाल। देखिए सबकी ऊंचाई दिया है। धौलावीरा नंगा पर्वत भारत, अन्नपूर्णा भारत, कमेट भारत, नामचा बरुआ भारत। ऊंचाई देखते जाइए। गुरदा मनंता भारत, ये देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, इसमें 3 समानांतर पर्वत श्रेणी है, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। ठीक है, अब इसको हम स्किप कर देंगे दोस्तों। यहाँ ये हिमालय की क्षेत्रीय विभाजन देखिए, नदी सीमा हिमालय का भाग, सिंधु और सतलज पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय। ठीक है, सतलुज काली आपका हिमाचल हिमालय, कुमायूं हिमालय से लिंक है, भाग का नाम है। चलिए यहाँ पे कंटेंट बढ़िया मिल रहा है। देखिए एक नज़र, हिमालय की लंबाई है 2500 किलोमीटर, क्षेत्रफल है 5 लाख वर्ग किलोमीटर। महान हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर, केटू की ऊंचाई 8611, लघु हिमालय की ऊंचाई 1800 से 4500, शिवालिक की ऊंचाई 900 से 1500। देहरादून, पाटलिटून, शिवालिक स्थित टून घाटियाँ। पूर्वांचल में प्रमुख घाटियाँ पटनोई, नागा, लसाई। नेपाल में काली तिस्ता, असम में तिस्ता और दिहांग। उत्तर का विशाल मैदान देखिए, विशाल मैदान 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, लगभग 2400 किलोमीटर, चौड़ाई 150 से 500 किलोमीटर है। ठीक है, मैदान की औसत 244 मीटर से अधिक नहीं है। ढाल की दिशा और निर्देशन, जहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, हम लोग उस टॉपिक को कवर कर रहे हैं, फालतू कंटेंट आपको भी नहीं देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जितना भारत के बारे में पूछेगा तटीय मैदान। ठीक है, यहाँ पे ये खत फिनिश करते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। पर्वत, पहाड़, मैदान। ठीक है, वही दूसरा चैप्टर देखिए, ये इम्पोर्टेंट है। भौगोलिक विभागों के महत्व। गंगा बेसिन, ये बिहार खनिज तेल का भंडार है। उत्तर में पर्वतीय भाग जल स्रोत और वनों से समृद्ध है।
विशाल मैदान, अन्न भंडार, सभ्यता विकास केंद्र, दक्षिणी पठार, खनिज संसाधनों से समृद्ध, औद्योगिक विकास हेतु उपयोगी। तटीय मैदान दोस्तों चावल खेती, मत्स्य पालन, पत्तन का विकास में सहायक है। द्वीप समूह देखिए, सामरिक दृष्टि, जैव विविधता और पर्यावरण संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। ये हो गया। अगला चैप्टर तीसरा देखिए, अपवाह स्वरूप। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, अपवाह तंत्र परिचय देखिए। अपवाह तंत्र नदियों से पानी से संबंधित है, ठीक है। अपवाह का अर्थ है जल प्रवाह। नदियों द्वारा प्रवाहित जल क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहलाता है। देखिए भारत में नदियाँ दो भागों में बटी, हिमालयी नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ, ठीक है। इसके बारे में जान लीजिए। हिमालयी नदियाँ दोस्तों बारहमासी होती हैं। जल स्रोत हिम पिघलना, वर्षा जल, और प्रमुख नदियाँ सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। अब उधर देखिए प्रायद्वीपीय नदियाँ दोस्तों ये मौसमी होती हैं। जल स्रोत वर्षा वन होता है। गर्मी में जल स्तर घटकर धाराओं में बदल जाता है। कुछ नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं, पश्चिमी बहाव। अधिकांश नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, पूर्व बहाव। ये नदियाँ छिछली, कम लंबी और जलप्रपात युक्त होती हैं, ठीक है। ये क्लियर रखिएगा। देखिए निर्माण, बाढ़, मैदान, डेल्टा, गोखर झील, ये सब हो जाएगा, ठीक है। हिमालय नदियाँ निर्माण करती हैं। भारत की प्रमुख नदियाँ सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र हिमालय की नदियां हैं। मुख्य नदियों के अतिरिक्त कई सहायक नदियां भी हैं। देखिए नदियों की व्याख्या। सिंधु नदी उद्गम मानसरोवर झील, तिब्बत, भारत में प्रवेश लद्दाख, जम्मू कश्मीर, प्रवास क्षेत्र 250 वर्ग किलोमीटर। सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, व्यास। लंबाई कुल है 29, भारत में 1/3, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब में, ठीक है। संगम स्थल मिठान कोट, पाकिस्तान। गिराव कराची के पास, अरब सागर। प्रसिद्ध गर्ज गिरगिट गर्ज हो जाएगा। आगे देखिए गंगा नदी दोस्तों, मुख्य धारा भागीरथी से उत्पत्ति, हिमालय स्थित गंगोत्री, हिमानी, गोमुख से उद्गम, गंगोत्री उत्तराखंड। यहाँ पे नदियाँ यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन। सहायक नदियाँ लंबाई 2525। गंगा डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा। भारत की मुख्य वितरिका हुगली नदी है। इसी गंगा का नाम बांग्लादेश में पद्मा हो जाता है। ब्रह्मपुत्र में संगम के बाद नाम मेघना। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील, तिब्बत, लंबाई 2900 किलोमीटर, भारत में नाम है दिहांग, यू आकार की मोड़ बनाकर, ठीक है। सहायक नदियां सुश्री, कमन, धनश्री, मनस, तिस्ता हो जाएगा। यमुना नदी यमुनोत्री, हिमानी 1335 किलोमीटर, संगम है इलाहाबाद गंगा से। सहायक नदियां चंबल, बेतवा, केन, ठीक है। और घाघरा नदी दोस्तों ये कहाँ से निकलती है? ट्रांस हिमालय। यहाँ पे नदियों से अगर क्वेश्चन बनेगा दोस्तों तो बिहार के नदियाँ जितने हैं वहाँ से बन जाएगा, ठीक है। ये जितना इम्पोर्टेंट हमने कर लिया। आगे आ जाइए। झील पे आइए, झील, ठीक है। जलाशय, बिहार में झील नदियाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। झील भरे जल विशाल के गड्ढे होते हैं, ठीक है। झील जो होता है जल से भरे विशाल गड्ढे होते हैं, यही झील होती है। ये प्राकृतिक या मानवीय कारणों से बनती है। वर्षा जल के जमाव, हिमनदों के पिघलने या मानव द्वारा बांध बनाकर झीलों का निर्माण होता है। झील न केवल जल स्रोत होती हैं बल्कि पर्यटन, पारिस्थितिक संतुलन, जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, ठीक है। नैनीताल अगर कोई गया होगा तो वहाँ झील देखा होगा। धौशान घाटी झील, देखिए झील जल जमने से बनी है, ठीक है। धसान घाटी झील जल जमने से बनी है। अफ्रीका की विक्टोरिया न्यासा, भारत के तलैया बांध, भारत में तलैया बांध द्वारा वैशान घाटी में कृत्रिम झील बनाया गया है। गोखुर झील नदी के विसर्प से बनती है, विसर्पण से बनती है, ठीक है। ये गाय के खुर के समान होता है। गोखुर में पर्यटक झील कहा जाता है। उत्तरी बिहार में इस प्रकार की झील पाई जाती है। क्रेटर झील दोस्तों ये ज्वालामुखी के शांत होने पर क्रेटर के पानी भरने से लोनार झील, भारत। और टीटीकाका, बोल्विया। लैंगून झील दोस्तों स्पट और रोधिका द्वारा समुद्र से अलग, लगभग। उदाहरण चिल्का, पुलिकट, भारत में, ठीक है। अवरोधक झील है भूस्खलन और चट्टानों से नदी का प्रवाह रोकने से। उदाहरण पर्वतीय क्षेत्र में समान। बहुत ज़्यादा दोस्तों स्पीड नहीं रुकेगी, हिमनदों में पिघलने से बनती है। देखिए नैनीताल, भीमताल, सातताल, ये उत्तराखंड में है। हिमानी झील, हिमानी झील है, ठीक है। आगे आ जाओ। महत्वपूर्ण झील देखिए, डल झील श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। वुलर झील जम्मू का, नैनीताल झील, नैनी झील। सांवर झील राजस्थान। कांवर झील बेगूसराय, याद रखिएगा, कांवर झील बेगूसराय, पश्चिम बिहार। गोखुर झील
और सरैया मान झील बेतिया बिहार, लक्ष्मी सागर झील दरभंगा बिहार, चिल्का झील उड़ीसा सबसे बड़ी लैंगून झील है। ठीक है, आगे आइए, ये सब तो कंटेंट हो चुका है। आगे आइए, नदियाँ घाटी। ठीक है, यहाँ इम्पोर्टेंट कर लिया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे नदी घाटी परियोजना पढ़ेंगे। इन परियोजनाओं से बाढ़ नियंत्रण, नहरों और झीलों का निर्माण, कृषि, सिंचाई, जल विद्युत संभव हो। देखिए, परियोजनाओं से बाढ़ में कंट्रोल, नहरें मिली, झीलों का निर्माण हुआ, कृषि, सिंचाई, जल विद्युत संभव हुआ। ये परियोजनाएं पर्यटन, क्रीड़ा स्थलों और जलीय जीवों संरक्षण के लिए सहायक है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। भाखड़ा नागल परियोजना, सतलज नदी पर 1200 मेगावाट विद्युत उत्पादन। ठीक है, टिहरी परियोजना 2400 मेगावाट विद्युत उत्पादन। बिहार में अनेक परियोजनाएं निर्माणाधीन, केवल सोन परियोजना पूर्ण है। देखिए नोट। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा था नेहरू जी ने, कहा था आधुनिक भारत का मंदिर कहा था किसे, नदी घाटी परियोजनाओं को। क्वेश्चन पूछा गया है। नदी घाटी खनिज, नदियाँ अपने साथ अवसाद और जीवाश्म लाती जो खनिज और तेल के स्रोत हैं। दामोदर घाटी कोयला निक्षेप का विख्यात है। नदी घाटियों में लौह अयस्क, सोना, क्वार्ट्ज जैसे खनिज मिलते हैं। नदी किनारे से संशोधित जलवायु मानव बसाव के लिए अनुकूल होती हैं। आगे देखिए, जलवायु दोस्तों पढ़ेंगे। जितना पढ़ा रहा हूँ दोस्तों पर्याप्त है। ठीक है, जलवायु, भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। मानसून शब्द अरबी मौसम सबसे बना, जिसका अर्थ है मौसम। ग्रीष्म में हवाएं समुद्र से थल की ओर, शीत में थल से समुद्र की ओर चलती हैं। मानसून एशिया में भारत प्रमुख स्थान है। भारत की जलवायु में एकता के साथ क्षेत्रीय विविधता पाई जाती है। राजस्थान बाड़मेर में 48 से 50 डिग्री सेल्सियस जून में, जबकि कश्मीर में 20 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। गुलबर्ग उत्तर में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला जाता है। आसाम में जून अत्यधिक वर्षा होती है, जिससे बाढ़ आ जाती है। समुद्र तटीय क्षेत्रों में तापमान सम और स्थल भागों में विषम होता है। हिम देखिए, दिसंबर में कारगिल में न्यूनतम -40 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। मानिसराम वार्षिक वर्षा 1180 सेमी, जैसलमेर 12 सेमी, बहुत कम जैसलमेर में, और मानिसराम में सबसे अधिक। ठीक है, अक्टूबर नवंबर देखिए दक्षिण भारत से लौटता है मानसून, वर्षा लाता है। ठीक है, दिसंबर जनवरी उत्तर भारत में शीतोष्ण चक्रवात कारण वर्षा होती है। पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा घटती है। लैंडफॉर्म्स जलवायु प्रभावित करने के कारकों के लिए होता है। ठीक है, लेटीट्यूड अक्षांश। आगे देखिए, एल्टीट्यूड ए ऊंचाई, एन नियरनेस सी समुद्र से निकटता, डायरेक्शन पवन की दिशा, फॉरेस्ट वन, ओशियन समुद्री जलधारा, रेनफॉल वर्षा, माउंटेन पहाड़ पर्वत, सॉइल मिट्टी। ठीक है, ये सब इंग्लिश हिंदी में हो गया। सौर किरणें निम्न अक्षांशों में सीधी और उच्च अक्षांशों में तिरछी पड़ती हैं। समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है। ऊटी जैसे स्थानों का तापमान निम्न अक्षांश के होते हुए ठंडा रहता है। आगे, और वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहता है। ठीक है, तो यहाँ पे और देख ली, समुद्र के पास जल, वायु और स्थल अंदर विषम जलवायु, ठंड गर्म समुद्री धाराएं तटीय जलवायु को प्रभावित करती हैं। ठीक है, पर्वत वाष्पयुक्त हवा को रोककर पर्वतीय वर्षा करवाता है। पर्वत की छाया में स्थित भाग वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। वन बादल को आकर्षित करते हैं और गर्मी से बचाते हैं। बलुई मिट्टी जल्दी गर्म होकर तापमान बढ़ाती है। चिकनी और जलोढ़ मिट्टी धीरे गर्म होती है, तापमान को नियंत्रित करती है। चिकनी और जलोढ़ मिट्टी। आगे आइए, अक्षांश ऊंचाई हुआ है। देखो यहाँ पे भारत का मानसून, यहाँ पे मानसून शब्द अरबी शब्द मौसम से लिया गया, जिसका अर्थ है ऋतु। अरब नाविक इस शब्द का प्रयोग ऋतु बदलने वाली हवाओं के लिए करते थे। भारत में आम बोलचाल में मानसून का अर्थ वर्षा से है। मानसून की दिशा वर्ष में 2 बार बदलती है। 6 माह दक्षिण पश्चिम, 6 माह उत्तर पूर्व में बहती है। क्रमशः दक्षिण पश्चिमी मानसून, उत्तर पूर्व मानसून कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखिए, लौटता मानसून 1 सितंबर दक्षिण पश्चिम मानसून राजस्थान तक नहीं पहुँच पाता। 15 सितंबर चंडीगढ़ दिल्ली श्रीनगर तक सिमट जाता है। अक्टूबर मुंबई भोपाल लखनऊ छोड़ता है। 10 अक्टूबर उत्तरी भारत में समाप्त हो जाता है। 15 नवंबर पूरे भारत से समाप्त, इसे लौटता हुआ मानसून कहते हैं। ठीक है, सितंबर से ये बारिश का मौसम जो है डाउन होने लगता है। मानसून का स्वभाव देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा मौसमी होती है, जो
जून से सितंबर तक होती है। समुद्र से दूरी बढ़ने पर वर्षा घटती है। कोलकाता इतना, पटना इतना, इलाहाबाद इतना और दिल्ली इतना सेमी। चलो आंसर आगे देखो, इम्पोर्टेंट पढ़िए दोस्तों, ठीक है। वर्षा और उसके प्रकार, ठीक है। देखिए ग्रीष्मकालीन वर्षा और शीतकालीन। ग्रीष्मकालीन वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून, यानी गुजरात साइड और तमिलनाडु केरल से लेते हुए यहाँ से, ठीक है, इस छोर से आता है मानसून। और दक्षिण भारत के त्रिभुजाकार स्वरूप के कारण ये हमारे दो शाखाओं में बढ़ती है, अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा में बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे शीतकालीन वर्षा जो दोस्तों जनवरी में हो जाती है। लौटता मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून से होता है। तमिलनाडु केरल पूर्वी तट पर उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा। उत्तर भारत राजस्थान पंजाब हरियाणा यूपी बिहार में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। ऋतुएं देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। वसंत, ग्रीष्म, शरद, हेमंत, शिशिर। भारत में पारंपरिक 6 ऋतुएं होती है, ठीक है। अब मौसम विभाग के अनुसार 4। देखिए शीत यानी कि ठंडी, गर्मी, ग्रीष्म, वर्षा और लौटती मानसून ऋतु मध्य सितंबर से नवंबर तक, इसको भी इंक्लूड किया गया है, ठीक है। बाकी नवंबर से मार्च ठंडी वाला पता ही है, गर्मी मार्च से जून हो गया, और वर्षा वाला अगर मान ले दोस्तों जून से सितंबर तक, ठीक है। इसको क्लियर हो गया है। चलिए यहाँ तक हुआ, आगे आ जाइए। हाँ ये चैप्टर इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है, ज़्यादा नहीं छोड़ रहे हैं, 10%। प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी। वन्य देखिए दोस्तों, प्राकृतिक वनस्पति में पेड़ पौधे जो बिना मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक रूप से उगते हैं। कृषि के फसलों बगीचों प्राकृतिक वनस्पति नहीं कहलाते। भारत में पौधों की लगभग 47,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। 47,000 प्रजातियां भारत में पौधों की पाई जाती हैं। जैव विविधता में लगभग देखिए, विश्व में 10वें और एशिया में 4वें स्थान पर है। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो विश्व में कुल फूलों के पौधे का 6% है। फर्न, शैवाल आदि बिना फूलों वाले पौधे के उदाहरण हैं। भारत में लगभग 89,000 प्रजातियां के जानवर पाए जाते हैं। 89,000। भारत में विभिन्न प्रकार की ताजे पानी एवं समुद्री मछलियां पाई जाती हैं। बड़े वृक्ष झाड़ियों से ढका विस्तृत क्षेत्र वन कहलाता है। भारत देखिए, प्राचीन में दंडकारण्य, वृंदावन, नंदवन, कानन वन और प्रसिद्ध वन क्षेत्र हैं। भारतीय संस्कृति में वृक्षों की पूजा की परंपरा रही है। देखिए वेदों में वनों को समस्त सुखों का आधार माना गया है। जनसंख्या वृद्धि, कृषि, ईंधन, शहरीकरण, औद्योगिकरण से वनों की क्षति पहुंचता है। वनों को धर्म ग्रंथ में पुत्र के समान बताया गया है। मैदानी क्षेत्रों में घनी जनसंख्या के कारण वनों की संख्या बहुत कम रह गई। बाढ़, दावानल जैसे प्राकृतिक कारणों से वनों को नुकसान पहुंचा है। भूभाग और स्वरूप, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्र उबड़ खाबड़ ऊंचे होने के कारण विशिष्ट प्रकार की वनस्पति पाए जाते हैं। पठार दोस्तों समतलता होती है, इनकी वनस्पति अलग होती है। मैदान में दोस्तों मानव बसाव के लिए अनुकूल होते हैं। मिट्टी अलग अलग किस्म, देखिए राजस्थान में बलुई मिट्टी, कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं। गंगा डेल्टा दलदली क्षेत्र में सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। सुंदरवन में सुंदरी नामक वृक्ष कारण, ठीक है। ये क्वेश्चन आते हैं, ये जितने पॉइंट यहाँ लिखे हैं दोस्तों, ये चारों पांचों पॉइंट। पर्वतीय क्षेत्रों की ऊंचाई विशिष्ट वृक्षों के वन पाए जाते हैं। पथरीली मिट्टी वाले क्षेत्रों में संकुल घने वन होते हैं। जलवायु, तापमान वनस्पति की विविधता को प्रभावित करता है। हिमालय में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है और वनस्पति बदल जाती है। अत्यधिक ठंड वाले क्षेत्रों में पौधे नहीं उग पाते। सूर्य का प्रकाश मात्रा, तिरछापन, ऊंचाई वनस्पति को प्रभावित करते हैं। गर्मी में अधिक सूर्य प्रकाश पेड़ पौधे तेजी से बढ़ते हैं। गर्मी में अधिक सूर्य प्रकाश मिलने से पेड़ पौधे तेजी से बढ़ते हैं। देखिए वर्षा और वर्षण, वर्षा वनस्पति की नमी प्रदान करती है जिससे उनका विकास होता है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों को सघन और सदाबहार, एक सेकेंड दोस्तों, ठीक है। चलिए थोड़ा सा 1 सेकेंड ब्रेक लिया था, पानी पीने लगा था। पूर्वी भारत में अत्यधिक वर्षा के कारण सघन वन है,
ठीक है। और पश्चिमी घाट में पूर्वी ढलान वृष्टि छाया क्षेत्र है, वहाँ वनस्पति कम घनी होती है। गंगा का मैदान पूरब से पश्चिम की ओर वर्षा घटने से वनस्पति में कमी आती है। वनों का महत्व देखिए, वन वातावरण की गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद करते हैं, वायुमंडल CO2 मात्रा को संतुलित करते हैं, ठीक है। वन वर्षा आकर्षित करते हैं, मिट्टी का अपरदन रोकते हैं, पत्तियां झड़कर मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती हैं। आगे, वन लकड़ियां, जलावन, चारा, शहद, कत्था, जड़ी बूटियां आदि उत्पाद प्रदान करते हैं। वन्य जीव प्राणियों के लिए प्राकृतिक निवास होते हैं। वन देखिए, पारिस्थितिक तंत्र, पृथ्वी पर जीवों और वनस्पतियों की वितरण भौतिक दशाओं को जलवायु निर्भर है। वन विशिष्ट वनस्पति और प्राणी समुदाय की संरक्षण प्रदान करते हैं। देखिए, जीवोम क्या है दोस्तों, वे एक विशेष प्रकार की वनस्पति प्राणी समूह से युक्त विशाल पारिस्थितिक तंत्र जीवोम कहलाता है। देखिए, प्रमुख जीवोम, मानसून जीवोम, मरुस्थलीय जीवोम, विषुवतीय जीवोम, ठीक है, अलग अलग हो गया। प्रत्येक जीवों देखिए में वनस्पति और प्राणी परस्पर जुड़े होते हैं, एक विशिष्ट जलवायु पाई जाती है, ठीक है। जीवों पृथ्वी में के विस्तृत क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वनस्पति के प्रकार देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, हमारे देश में तापमान, वर्षा, धरातल की विविधता पाई जाती है, इसलिए हमारे यहाँ विविध वनस्पति भी पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियाँ, पर्वतीय वन, मैंग्रोव या डेल्टाई वन, ये अलग अलग दोस्तों विविधता पाई जाती है धरातल पे। उष्णकटिबंधीय वन देखिए, वर्षा 20 सेमी से अधिक, पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आसाम। देखिए, वृक्ष कैसे सदाबहार, ऊंचाई 60 मीटर तक, सघन लताएं, प्रमुख वृक्ष रोडवुड, अबूनूस, एबोनो, सिकोना, बांस। प्राणी, हाथी, एक सींग वाला गैंडा, लंगूर, बंदर, रेंगने वाले जीव। अन्य सदाबहार नाम है सदाबहार वन या जंगल। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, यहाँ देखिए 200 सेमी वर्षा होती है, 50 सेमी वर्षा से 200 सेमी। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी भारत, उत्तरी पूर्व पश्चिमी घाट पे ये क्षेत्र है, वन है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय कटीले वन और झाड़ियाँ, वर्षा कम होती है 50 सेमी। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश। देखिए, यहाँ पे गहरे जड़ें, मोटे तने, जल संरक्षण वाली पत्तियाँ। प्रमुख पौधे बबूल, नागफनी, यूरेमिया, खजूर। प्राणी, ऊंट, जंगली गधा, लोमड़ी, भेड़िया, खरगोश। पर्वतीय वन देखिए दोस्तों, ऊंचाई के अनुसार प्रकार देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, आगे बढ़िए। पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान परिवर्तन के साथ अपने पशुओं के चारण हेतु गर्मी ऋतु में अधिक ऊंचाई पर चढ़कर जाड़े में घाटी से उतरकर पशुचरण क्रिया को देखिए ट्रांसह्यूमन कहा जाता है, ट्रांसह्यूमन। अगला, मैंग्रोव वन, डेल्टाई वन। स्थिति देखिए, स्थान गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी डेल्टा, अंडमान निकोबार। खारे पानी और दलदल में उगने वाले वृक्ष ये होते हैं मैंग्रोव, ठीक है। और प्रमुख वृक्ष सुंदरी वृक्ष दोस्तों। प्राणी, रॉयल बंगलो टाइगर, बंगाल, मगरमच्छ, घड़ियाल, सांप, कछुआ। आगे, वन्य प्राणी देखिए, वन्य प्राणी भारत में जैव विविधता। भारत में लगभग 89,000 वन्य प्राणी प्रजातियां पाई जाती, पक्षियों की 1200। देखिए, जीवों की वन्य जीव प्रणाली 89,000, पक्षी 1200, मछलियां 2500 प्रजाति। विश्व में स्तनधारी उभयधारी सरीसृप 65% भारत में मिलता है। मुख्य स्तनधारी प्राणी, हाथी उदार्द वनों में पाया जाता है। एक सींग वाला गैंडा असम में दलदली क्षेत्र में पाया जाता है। जंगली गधा कच्छ का रण गुजरात। ऊँट मरुस्थल राजस्थान। भारतीय भैंसा, नीलगाय, मैंजल, छोटा मृग, हिरण के अनेक प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। विशिष्ट शिकारी प्राणी, शिकारी प्राणी शेर गुजरात के गिर में, बाघ सुंदरवन में, मध्य प्रदेश, झारखंड, हिमालय वन क्षेत्र में। शीत क्षेत्रों के प्राणी, याक लद्दाख के ठंडे भारी सामान ढोने में पशु। जल आधारित, कछुआ, मगरमच्छ, घड़ियाल, नदियाँ, झील, समुद्र तटीय क्षेत्र। भारत विश्व का एकमात्र देश जहाँ घड़ियाल पाया जाता है। देखिए, दीघा, पश्चिम बंगाल समुद्र विश्व प्रसिद्ध बड़े कछुओं का स्थान है। पक्षियों में विविधता देखिए, तोता, मैना, मोर, सारस, बतख सब पाए जाते हैं। मोकामा टाल पटना में पक्षियों का प्रमुख निवास और क्रीड़ा स्थल है। आगे आइए,
दूध देने वाले पशु भी प्रकृति से चयनित हैं। कीड़े मकोड़े परागण की मदद से करते हैं जैविक नियंत्रण। विलुप्ति और संकट, भारत में लगभग 1300 पौधे प्रजातियां संकट में हैं। 20 पौधों की पूर्णतः विलुप्त हो चुकी है। कई वन्य प्राणी संकटग्रस्त है, विलुप्त के कगार पर हैं। पारिस्थितिक असंतुलन के कारण जनसंख्या वृद्धि से वनों का दबाव, खेती व निवास के लिए जंगलों की कटाई, रासायनिक औद्योगिक अपशिष्ट और अम्लीय वर्षा से प्रदूषण, लालचवश व्यापारी अत्यधिक शिकार कर रहे हैं। देखिए आगे, अपने देश में सरकार ने पादपों जीवों को संरक्षित रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। देश में 14 जीवमंडल निचय आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। इनमें 4 की गणना विश्व के जीवमंडल निचयों की गई है। ठीक है, इनके नाम देखिए, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, नंदा देवी उत्तरांचल, मन्नार खाड़ी तमिलनाडु, नीलगिरी केरल, कर्नाटक तमिलनाडु। 14 जैवमंडल निश्चय देखिए, सुंदरवन, मन्नार खाड़ी, नीलगिरी, नंदा देवी, नोकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिपनीपाल, दिहांग दिबांग, डिब्बू, साई, कोच, अगस्त मलाई, कंचनजंगा, पंचमढ़ी, अचन कमार, अमरकंटक। ठीक है, आगे भी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जनसंख्या देखिए दोस्तों, जनसंख्या के बारे में आपको थोड़ा सा कंटेंट दे देते हैं। भारत में जनसंख्या का आकार वृद्धि और विस्फोट, देखिए जनसंख्या विस्फोट का नाम दिया जाता है आकार और वृद्धि को। जनसंख्या आकार वितरण 2001 पर आधारित, देखिए फिर हम आएंगे 2011 पर भी आगे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम बनेगा, आगे छोड़ देते हैं इसको। 1 का डाटा दे रहा है दोस्तों यहाँ पे, इसका भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये 11 वाला दे रहा है, देखिए नोट। 1 मार्च 2011 के रूप में भारत जनसंख्या इतनी थी 121 करोड़। ठीक है, इतनी पुरुष इतनी महिलाएं 1028, देखिए के 737 436 वर्ष 2000 पूर्व अवधि में। देखिए आगे दिया है, आगे पढ़ेंगे हम। दोस्तों 80 81 का दे रहा है, कोई मतलब नहीं निकल रहा है इसका। ठीक है, एनालिसिस हमें नहीं करना है, हमको डाटा देखना, ध्यान दीजिए यहाँ पे। जनसंख्या और नगरीकरण 2011 के अनुसार 11 वाला डाटा हम ले रहे हैं दोस्तों। ओके, ग्रामीण दोस्तों जनसंख्या देखिए इतने लाख इतने प्रतिशत, और शहरी जनसंख्या 37,37,171 लाख यानी 31 करोड़। ठीक है, ऐसे मोटा मोटा मान लीजिए। और ये देखिए 2021 में कोविड की वजह से महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। 21 वाली जनगणना नहीं हो पाई है और इसके आधिकारिक परिणाम जारी नहीं की गए। 21 की जनसंख्या अनसंबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं है, 21 के लिए अनुमानित आंकड़े उपलब्ध हैं। जनसंख्या 141 करोड़ हो गई है। ठीक है, नगरी 498 मिलियन, जनसंख्या का लगभग इतना। ठीक है, और देखिए दिया है जनसंख्या की विशेषताएं, आयु संरचना यहाँ पे 3 वर्गों में बांटा गया है। किशोर वर्ग लगभग दोस्तों 15 वर्ष तक के कम उम्र के बच्चे 36% है, और 15 से लगभग एक कम 59 में 56% लोग हैं। ठीक है, 60 के ऊपर 6% लोग, बहुत कम संख्या है वृद्धों की। एक हिसाब से कह सकते हो युवाओं का देश है ये भारत। किशोर वृद्ध वर्ग निर्भर जनसंख्या, ठीक है, डिपेंडेंट है। लिंगानुपात 1000 पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या को लिंगानुपात कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे 11 में 943 था और 2001 में 933 था। ठीक है, देख लीजिए एक बार लिंगानुपात भारत का, एक में देखिए तो 933 और 11 में 943। साक्षरता दर एक महत्वपूर्ण मानव संसाधन विभाग 2001 की जनगणना के अनुसार 11 देखिए यहाँ पे 64% था, यहाँ पे 74%। पुरुषों में 73 था, यहाँ पे 82, महिलाओं में 53 था, यहाँ पे 65%। ये हमारा लिटरेसी रेट बढ़ा है। व्यावसायिक संरचना देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में दोस्तों कृषि, पशुपालन, मछली पालन, खनन का 64% लोग काम कर रहे हैं। द्वितीयक उद्योग निर्माण में दोस्तों 18%, सेवाओं में 20% लोग हैं, सेवाएं, परिवहन, वाणिज्य। ठीक है, स्वास्थ्य मृत्यु दर देखिए यहाँ पे 51 का दिया है 1000 पे लगभग इतने 25। ठीक है, आगे देखिए इसका ज़्यादा रोल नहीं है तो हम इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। आगे चलिए, पड़ोसी देश पढ़ते हैं।
नेपाल दोस्तों, देखिए नेपाल है पड़ोसी देश। हमें अन्य देशों की तरह वीज़ा, अंतर्राष्ट्रीय अवगमन आदेश लेने की जरूरत नहीं पड़ती। यह भारत के उत्तर में अवस्थित है। भौगोलिक स्थिति देखिए, अक्षांश देशांतर तिब्बत चीन में स्थित है। उत्तर में तिब्बत चीन स्थित है। आगे देखिए, नेपाल की सीमाएं हैं पूर्वी सिक्किम, बंगाल, पश्चिम में उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, दक्षिण में। ये नेपाल की सीमाएं हैं दोस्तों, ठीक है। काठमांडू राजधानी है। लुम्बिनी नेपाल गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है वहाँ पे। यहाँ महाशिवरात्रि पर भव्य मेला लगता है। देखिए आगे, काठमांडू इतना क्षेत्रफल है, जनसंख्या लगभग 2.5 करोड़, 2.25 करोड़ है। संरचना और स्थल आकृति देखिए यहाँ पे। नेपाल वलन फोल्डिंग धरातल के पास मुलायम अवसादी चट्टान, धरातल के नीचे कठोर चट्टानें, ठीक है। नेपाल से कोई विशेष क्वेश्चन हमसे पूछेगा नहीं, इसको हम ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना नहीं चाहते, ठीक है दोस्तों। बांग्लादेश के बारे में भी दिया है, तो समय बचाना है दोस्तों, हमें अपना समय बचाना है। देखिए मानचित्र के बारे में भी दिया है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, छोटा छोटा चैप्टर है। मानचित्र अध्ययन अब किताब में CRT में था तो इंक्लूड कर दिया है, एक बार झलक देख लीजिए। पृथ्वी एक गोलाकार आकाशीय पिंड है। वास्तविक आकार का मानचित्र बनाना असंभव है, इसलिए मापक का विकास किया गया है। देखिए मापक मानचित्र दूरी और धरातल के वास्तविक दूरी का अनुपात होता है, ठीक है। उपयोगिता, मैप का उपयोग क्या है दोस्तों, देखिए भूभाग छोटे मोटे दिखाना संभव है। किसी क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है। मानव चित्र, छोटा मोटा आकार, रेलवे कारखाना, ये सब चीज़ें निर्माण कार्य इंगित किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको ज़्यादा हम ध्यान नहीं दे रहे हैं अभी। आपको मिल जाएगा दोस्तों, PDF आप कर लीजिएगा, ठीक है। क्षेत्रीय अध्ययन, क्षेत्रीय अध्ययन क्या है देखिए, इसमें भी उतना इम्पोर्टेंट डाटा नहीं है, ठीक है। जल स्तर गंभीर गिरावट, बिहार के गया, नवादा, नालंदा, जहानाबाद, औरंगाबाद जैसे जिलों में स्थिति चिंताजनक है। चलो यहाँ पे आगे आ जाओ। आपदा देख लो भाई, आपदा प्रबंधन बहुत ज़रूरी है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करा देते हैं आपका। आपदा प्रबंधन एक परिचय, देखिए प्राकृतिक और मानव जनित घटना होती है। मानव का जो है संपत्ति, फसल, पशु, संसाधन नुकसान पहुंचाती है। आपदाएं दोस्तों मानव निर्मित भी हो सकती हैं, प्राकृतिक भी हो सकती हैं। जैसे देखिए अगर मानव जनित बात करें तो रासायनिक, जैविक, नाभिकीय आपदाएं। और दोस्तों प्राकृतिक में आपको पता है भूकंप, ज्वालामुखी, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। देखिए आपदा का प्रबंधन कैसे, आपदा के पूर्व की तैयारी, जवाबी कार्रवाई होती, राहत कार्य, पुनर्स्थापना, पुनर्वास, रोकथाम और दुष्प्रभाव को कम करने की योजना, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, सरकार काम करती है। आगे देखिए प्रदूषण भी क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे दिया है। प्रदूषण मृदा, वायु, जल, ध्वनि। कारखानों में दोस्तों आपको पता है ठोस अपशिष्ट, रसायन, ध्वनि प्रदूषक, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इस वजह से इसको ज़्यादा हम टाइम नहीं दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी PDF आपको मिल जाएगा, इसको हम दे देंगे, आप कर लीजिएगा, ठीक है। ये ज्योग्राफी का जो इम्पोर्टेंट सेक्शन था, इम्पोर्टेंट चीज़ें थी दोस्तों, हमने डिस्कस किया है। अगर आपकी मदद हो जाएगी इससे काफ़ी हद तक, इसका PDF टेलीग्राम पर हम शेयर कर देंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।